नमस्कार। न्यूज़डम और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात करेंगे देश में गठबंधन की राजनीति की वापसी की। एक विज्ञापन की मशहूर लाइन है, सुपर इनकी चमकार। चमकार अपने आप में कोई शब्द नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रचलित हो गया। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि गठबंधन की चमकार, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है और सत्तारूढ़ दल का जो गठबंधन है, किसकी चमकार ज्यादा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम विनोद जी के पास चलेंगे। सर, गठबंधन की राजनीति की क्या हम इसे माने कि वापसी हो रही है? हमने देखा कांग्रेस को हराने के लिए 1989 में एक गठबंधन बना था। उसके बाद 1996 के बाद जो है लगातार गठबंधन की राजनीति चलती रही, लेकिन 2014 में अ, मोदी जो है वो एब्सोल्यूट मोदी थे, उनको एलाइज की जरूरत थी। 2019 में भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब एनडीए की बैठक में गए तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, रामविलास पासवान को याद किया, लाल कृष्ण आडवाणी को याद किया और कहा कि उनका मार्गदर्शन अभी भी मिल रहा है। तो क्या हम इसको माने कि हम फिर से उस दौर में पहुंच गए हैं कि किसका गठबंधन मौजूद है ये डिसाइड करेगा कि 2024 में कौन सत्ता में आएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था वो एक तरह से रिएक्शन था इस बात का कि 26 दल, उनमें से नेशनल पार्टीज भी हैं और रजिस्टर्ड रीजनल पार्टीज भी हैं, जो इकट्ठी हो गई उनके खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ और उनके गठबंधन के खिलाफ। उनका गठबंधन कभी सक्रिय नहीं रहा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की दूसरी या तीसरी मीटिंग थी। ना कोई उनकी कोई स्टीयरिंग कमेटी कभी रही, ना कोई उनका कॉमन मिनिमम एजेंडा रहा। इसलिए नहीं रहा ये सब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त था लोकसभा में, और उसके चलते जो और पार्टियां थीं वो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में विलीन हो गई। उनकी अपनी एंटिटी उतनी बची नहीं, जिसके चलते बहुत से लोग उनसे जुदा भी हो गए। मिसाल के तौर पर शिवसेना जुदा हो गई, मिसाल के तौर पर अकाली दल जुदा हो गया, और बहुत सारे ऐसे दल थे छोटे जो उनसे जुदा हो गए। अब इलेक्शन नजदीक आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री को शायद ये लगता है कि जो उनके सामने जमावड़ा है उनके विरोध में, उससे मुकाबला करने के लिए उनको छोटी छोटी पार्टियों की मदद की जरूरत है, क्योंकि इन छोटी पार्टियों के बूंद बूंद से बने सरोवर, यही तो बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री अपना सरोवर बना रहे हैं और विपक्ष जो है उसने भी अपना सरोवर तैयार कर लिया है। अब देखते हैं कि जनता कौन से सरोवर में डुबकी लेती है, कहाँ वोट डालती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि जनता किसमें डुबकी लगाएगी तो 2024 में पता लगेगा। लेकिन आज के हालात में बात करें तो ऐसा माना जा रहा है, अंदर सुगबुगाहट चल रही है कि तीन राज्यों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, बाकी तमाम राज्यों में बीजेपी की हालत पतली है। क्या ये एक देखिए देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जितनी आश्वासित थी 19 से पहले या 14 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि 14 का जो इलेक्शन था वो कांग्रेस के खिलाफ वोट था, और 19 का इलेक्शन था वो प्रधानमंत्री के पक्ष में वोट वोट था। और उन्होंने बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश भी 2 बार इस पीरियड में पिछले 9 सालों में जीता है। और उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, ये बात साफ है, बड़ा गढ़ है, और उसमें विपक्ष कितना सेंध लगा पाता है उस पे भी काफी निर्भर होगा कि विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहता है। लेकिन बात आज के दिन ये सच है, और ये शायद ये जो इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है इसका पूरा पूरा श्रेय मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को मिलता है। उसका कारण ये है कि अगर जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की 2014 के बाद,
और जिस तरह का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस भारतीय जनता पार्टी ने किया जिस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बना पाए, उसको चला पाए पूरा टर्म, तीसरी तीसरी बार जब मौका मिला उनको, इस ताकत पे कि वो लोगों को इकट्ठा लेकर चलेंगे, ही कैन कैरी पीपल अलोंग। और वो बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे, जिसके प्रोग्राम और पॉलिसीज पे इस देश में एक राय नहीं थी उस वक्त, तो बावजूद उसके बहुत से लोग उनके साथ आके मिले और उनके साथ चले। जनता दल यूनाइटेड जो आज का है, उस वक्त समता पार्टी के रूप में उनके साथ चला। उसी तरह से अगर आपको याद हो तो चंद्रबाबू नायडू ने उनका साथ नहीं छोड़ा, बावजूद इसके कि 2002 के जो दंगे थे वो उसके चलते उनको काफी व्यक्तिगत और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। वो सिर्फ अटल जी का व्यक्तित्व था जिसके चलते उनसे लोग आश्वासित थे कि अटल जी जो हैं वो फेयर प्ले में विश्वास रखते हैं। लेकिन 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एडिशन हमने देखा है, वो एडिशन जो है वो कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाता, नहीं दिखाता, ना बताता। आपने हर किसी विरोधी के खिलाफ ईडी, सीबीआई और एजेंसीज को छोड़ दिया। आपने हर जगह आर्म ट्विस्टिंग की राजनीति की। आपने दल तोड़े, सरकारें तोड़ी, उसके बाद सरकारें बनाई। आपने ऐसे ऐसे प्रांतों में सरकारें बनाई जहां पर आपके सिर्फ एक या दो एमएलए थे। आपने व्यापक स्तर पर ऑपरेशन कमल जिसको बोलते हैं वो आपने शुरू किया, और वो ऑपरेशन कमल ना सिर्फ गोवा में बट कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और जगह पर देखने को मिला। इस सब के चलते राजनीति में जो बेसिक ट्रस्ट का एलिमेंट होता है, मिलीजुली राजनीति में, किसी भी राजनीति में जहां पर दल एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, वो जो पॉलिटिकल कल्चर था राजेश, वो डिस्ट्रॉय हो गया। और जो अब नया पॉलिटिकल कल्चर भारतीय जनता पार्टी जिसको रिप्रेजेंट करती है, जिसको एम्बॉडी करती है, उस पॉलिटिकल कल्चर के चलते बहुत से दल ऐसे हैं जो आश्वासित नहीं है। अब देख लीजिए कि राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई और वो बाहर बैठे हैं और कोर्ट्स में याचिका लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करके उसने माहौल बनाया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पूरा फायदा उठाया, वो आम आदमी पार्टी भी आज उसी छत के नीचे खड़ी है जिस छत के नीचे कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में। उसी तरह से ममता बनर्जी, जिन्होंने जो कांग्रेस बन गई वेस्ट बंगाल में, जहां कांग्रेस होती थी वहां ममता हो गई, पूरा काडर वो ले गई अपने साथ, और वो ममता बनर्जी भी एक ही छत के नीचे उनके साथ खड़ी है। इसमें एक ही अपवाद है, जगन मोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर का बेटा है, कि वो कांग्रेस के साथ अभी तक नहीं आया। बाकी चंद्रशेखर राव के आने की संभावना कम है, क्योंकि वहां पर, हाँ, अखबार आपको नहीं बताते हैं और टेलीविजन चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, पर वहां पर तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल चंद्रशेखर राव का कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टीवी स्टूडियोज में तूफान लाकर ये प्रदर्शित करती है कि वो ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन तेलंगाना में ऐसा, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता मैं गलत हूं, अगर आपके पास कुछ और कहने को तो आप बताएं, लेकिन वहां पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। तो मेरा यह मानना है कि इन सबको इकट्ठा करने में जो कोर्सिव पॉलिटिक्स था बीजेपी का, उसका एक बड़ा योगदान है। आज ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए, ये आश्वासित हैं कि या तो ये इकट्ठे रहे, इधर दे हैंग टुगेदर और दे विल बी हैंग सेपरेटली बाय द बीजेपी। दिस इज द डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट आज के दिन बीजेपी के लिए, जो मैं समझता हूं राजनीति में कभी नहीं रहा। ये वही बीजेपी है, ये उसी पार्टी की वंशज है जिसने जनसंघ ने 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकारों में शिरकत की, जो जनता पार्टी बनी जब इंदिरा जी के खिलाफ, जब इमरजेंसी के बाद,
उसमें शामिल रही। वहां उस हद तक इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, बावजूद इसके कि इनके पॉलिसीज के विरोध में बहुत से दल थे। लेकिन उनका जो नेतृत्व उस समय था वो सधा हुआ था, वो व्यवहारिक लोग थे। आज का जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है वो राजनीतिक तौर पे व्यवहारिक नेतृत्व नहीं है। बहुत ही सही पॉइंट उठाया। मोदी एज चीफ मिनिस्टर, मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, उनको कभी किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जरूरत है। तो क्या वो सहयोगी दलों को साथ लेके चलने वाली जो राजनीति है उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि टेम्परामेंटली माननीय प्रधानमंत्री कोई ऐसी सरकार में रहना चाहेंगे जो किसी और पे निर्भर हो। उनका जितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो सिंगल पार्टी मेजोरिटी वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। भले ही आप गुजरात देख लें और भले ही आप दिल्ली देख लें। ये बात अलग है कि उन्होंने बहुत नजदीकी से अटल जी को भी देखा है, किस तरह से वो चलाते थे। और वही अटल जी जो ये वही अटल जी हैं जिन्होंने 2002 के बाद उनको राजधर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी। और उसके बाद अटल जी को स्वयं अपना पैतरा बदलना पड़ा, दबाव था पार्टी के भीतर से। लेकिन जो लोग जिन्होंने उस वक्त इनकी मदद की, माननीय प्रधानमंत्री की, उनमें से कितने लोग बाद में आश्वासित थे कि इनकी वर्किंग स्टाइल ठीक है या लोकतांत्रिक है या इंक्लूसिव है। लोकतांत्रिक मैं नहीं कहना चाहता, इंक्लूसिव है। देखिए, हमारा जो सिस्टम है हमारे देश में वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम है। कैबिनेट सिस्टम जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम है, जिसमें द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। पर अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां द कैबिनेट स्टार्ट्स एंड एंड्स फ्रॉम द नेम ऑफ वन पर्सन, तो उस वक्त थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन, और मैं समझता हूं कि ये हादसा हमने पहले भी होते हुए देखा इंदिरा जी के जमाने में, कि जब वो गलतियां कर रही थी उस वक्त भी बहुत से लोग उनको जाकर बताने से हिचकिचाते थे, ये सोचकर कि पता नहीं उनका रवैया क्या होगा अगर उन्होंने जाके अपना व्यक्तिगत सच उनको बता दिया। हर सच व्यक्तिगत होता है। तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज के दिन प्रधानमंत्री के बहुतेरे सहयोगी जो उनके मंत्रिमंडल में हैं या उनकी पार्टी में हैं, वो इतना हौसला रखते हैं कि वो जाकर माननीय प्रधानमंत्री को अपना व्यक्तिगत सच बता दें। अगर ऐसा होता उस पार्टी के भीतर आज के दिन उस सरकार में, तो फिर मणिपुर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कठिनाई में है। पर यह कहना मुश्किल है कि वे क्या वो हार की कगार पे है 2024 में, ये कहना मुश्किल है। ये आकलन आज के दिन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो बना है, जो नया अलायंस जिसका नाम इंडिया है, वो किस तरह से उसमें सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं चल पाता, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो नाम उन्होंने अपने आप को दिया है, दैट नेम इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल नरेटिव। वो सीधा सीधा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म को। उनके राष्ट्रवाद का जो ब्रांड है उसको चैलेंज है, उसका उसके लिए बड़ा चैलेंज है ये भारत नाम, द इंडिया नाम। इसलिए कि वो चर्चा मैं समझता हूं कि थोड़ी देर में कर सकते हैं। आप औरंगजेब से भी बात कर लें, उसके बाद इसको जरा विस्तार करें, इसका इस मैं चर्चा का। औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, आपने विनोद जी को सुन लिया। अ, ये बताइए कि हमने एनडीए का और प्रधानमंत्री का, उन सबका हमने विनोद जी से उनकी राय ले ली। जो इंडिया, जो अलायंस बना है, हालांकि इंडिया में ही अलायंस शामिल है,
उसमें क्या सब मतभेद जो हैं वो खत्म हो चुके हैं? पहला पहला ये होता है कि मनभेद और मतभेद, बहुत हम ये सुनते थे कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है। तो हम दोनों स्टेप्स पे जाके देखेंगे कि मनभेद खत्म हो गए हैं, मतभेद भी खत्म हो गए हैं, या मनभेद खत्म हो गए हैं, मतभेद बचे हुए हैं, क्या है? कितना नहीं, देखिए राजेश, मनभेद खत्म हुए तभी तो एक जगह पे आ गए, तभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। रही बात मतभेद की, मतभेद तो जो छोटे मोटे मतभेद है वो सुलझेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे कुछ मेजर उनमें कोई डिफरेंसेस हैं जिनको, या ऐसा जो रिजॉल्व ही नहीं हो सकते हैं। देखिए, कन्वीनर की बात है, मुझे लग रहा है कि जो अगली मीटिंग होगी उसमें वो तय हो जाएगा कि कौन कन्वीनर रहेगा। पिछली बार हमने देखा कि जेडीयू के कुछ लोग ये पिच कर रहे थे कि नीतीश कुमार को बनाया जाए, फिर तृणमूल के लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी। तो मुझे लग रहा है ये भी सुलझाया जाएगा, ऐसा कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई ज्यादा ये इसमें आपत्ति वह होगी कुछ लोगों को जिसको भी वो बना देंगे। रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो भी मेरे ख्याल से अगली मीटिंग में वो भी सुलझ जाएगा कि हर एक पार्टी की मजबूरी है इस टाइम कि वो एक साथ आके अपना जो है थोड़ा सा जो भी बचा कुचा उनका है उसको और बचा के रखे। बहुत सारे देखिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कुछ पार्टीज के लिए। तो उनका जो है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो आके एक ही उस जो रेनबो कोalition बना है उसमें जुड़े। तो तभी हमने देखा, देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक कंडीशन रखी थी कि कांग्रेस जो है और दिल्ली ऑर्डिनेंस का विरोध करे, तो उन्होंने कर दिया। वही अरविंद केजरीवाल जैसे विनोद सर ने बोला कि जो कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इतना कुछ ये मुहिम चलाई जिसके बाद बीजेपी आई, आज उसी अम्ब्रेला के नीचे है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। देखिए, चाहे वो गवर्नर्स हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो, या जैसे भी हो, किसी न किसी तरीके से वो भी बीजेपी से जो है वो चाहते हैं कि उनका वहां हिसाब किताब पूरा हो जाए। और वो इसीलिए ये चाहेंगे कि 2024 इन सब पार्टीज के लिए बहुत ही क्रूशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये सारे मतभेद मनभेद छोड़ के एक ही कुंभा में आने की कोशिश कर रहे हैं सब। छोटे मोटे जो है वो इश्यूज रहेंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि उनको ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा रहेगा कि जिसकी वजह से कई लोग अलग हो जाएंगे, इतना कुछ है नहीं। देखिए, हमने ये देखा इस बार कि जैसे पवन कल्याण कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू आना चाहिए एनडीए में। जो चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए में थे और उसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया 2018 जुलाई में, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके, और उसके बाद अपोज करते रहे हर बार। इस बार भी उन्होंने, अभी परसों उनका बयान है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। तो एक तरफ आप ये कह रहे हो कि चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ जुड़ने चाहिए, लेकिन वो आपके इस पॉलिसी, आपके इस एक चीज के खिलाफ है कि जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो। तो उन्होंने वहां पे डिफरेंस दिखाया। इसी तरह आप सुखबीर बादल को देखिए, आप उस मीटिंग में कह रहे हो कि ढींडसा जो है वो पॉलिटिकल एयर है इनके लिए, इनके प्रकाश सिंह बादल के, और दूसरी तरफ आप उनको लेके आना चाहते हो। तो ऐसे कैसे चलेगा ये सब? तो सुखबीर बादल को आप किसी लायक ने छोड़ के जाते हो, तो उस दूसरी तरफ आप ये सोचते हो कि वो आ जाए आपके साथ। तो आपकी तरफ से कोई कदम होना चाहिए, एक स्टेप आगे होना चाहिए। आप उनके एडवर्सरीज को पहले उनको बढ़ा देते हो। आपने देखा, देखिए पासवान, चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उसको आपने, उनके चाचा को आपने मंत्री बनाया। वो तो अब आप उसके पास वापस चले गए क्योंकि अब आपकी मजबूरी है, आपको जरूरत लग रही है कि बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को जरूरत है हमें। तो ये सारी, मतलब बहुत सारी जो है ये भी इनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी पड़ेगी आगे, कि कैसे कभी इन्होंने उस पार्टी को तोड़ा फिर उनके साथ में लिया। देखिए, आज की तारीख में एक नाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के लिए लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं। और बीजेपी, ये देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बोला कि एनसीपी सबसे करप्ट पार्टी है, उसी करप्ट पार्टी का उसका सबसे बड़ा करप्ट आदमी उसके अपने पास ले आया, उसको वित्त मंत्री बना दिया अब आपने, और डिप्टी सीएम बना दिया आपने। तो मतलब लोग आपको, आपके कहने पे ये माना जाता था कि बड़े, देखिए आज भी वो पॉपुलर
लीडर हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आपके कई चीजों पे सवाल खड़े करेंगे लोग। कि एक तरफ से आप कहते हैं कि मैं जी करप्शन के खिलाफ अकेला आदमी हूं जो लड़ रहा हूं, और दूसरा आप जितने भी ये हैं उनको आपके पास ला रहे हो। ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मजबूरी है। बाकी आपने जो सवाल किया था, मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा मतभेद है। बहुत अगली मीटिंग में आप देखोगे कि वो भी सुलझ जाएंगे। मैं विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। आखिरी सवाल विनोद जी। अ, एक हम्म। हिंदी में इस तरह के कहते हैं कि एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। तो हम्म। बीजेपी के मस्तक हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी अपील जो है उनकी अपनी पार्टी की अपील से आगे जाती है। जो लोग बीजेपी के बारे में नहीं जानते लेकिन मोदी के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी का वोट शेयर जो है 2014 में हमने देखा, 2019 उनकी अपील जो है वो दैट ट्रांसेंड्स द अपील ऑफ बीजेपी। सवाल ये उठेगा कि मोदी के सामने कौन। और जो ये सवाल जो है वो विपक्षी दलों का गठबंधन अभी देने को तैयार नहीं है इस सवाल का जवाब। देखिए, दो तीन चीजें हैं। गठबंधन की राजनीति जो होती है ना, इट्स ए टीम प्ले। ये लॉन टेनिस का मैच नहीं होता जिसमें योकोविच वर्सेस कार्लोस अल्कराज, वो नहीं है। ये टीम प्ले होता है। इसमें वन प्लेयर में ब्रीच द डिफेंस ऑफ द राइवल, मेक द गेम फॉर अनदर प्लेयर, एंड द थर्ड प्लेयर में स्कोर। अगर इस स्पिरिट से खेलेंगे, जो हमने फिल्म चक दे इंडिया में देखा, जो शाहरुख खान समझाता है उन लड़कियों को कि इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल फेम के लिए, इंडिविजुअल सक्सेस के लिए मत खेलो, टीम की, देश की सक्सेस के लिए खेलो। तो ये चक दे इंडिया जब भी हो सकता है अगर ये टीम की तरह खेलेंगे। और दूसरी बात, गठबंधन की राजनीति में कभी भी लीडरशिप पहले डिसाइड नहीं होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस रूल का, व्हेन इन 89 वीपी सिंह वॉज द नेचुरल लीडर, क्योंकि वो पार्टी छोड़ के आया था, कांग्रेस पार्टी छोड़ के आया था। 77 में भी ऐसा नहीं हुआ था, जब बहुगुणा जी और जगजीवन राम छोड़ गए थे कांग्रेस और जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। उनका नाम थोड़ी कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री होंगे। कोई था क्या प्रधानमंत्री उस अलायंस के सामने? देखिए, बात यह है कि बहुत से इलेक्शन जो हैं वो जनता, वोटर खुद लड़ता है। और जो विपक्ष को आज के दिन वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि इलेक्टोरेट इलेक्शन उनके बिहाफ पे लड़े। क्योंकि जब जनता शुद्ध होती है तो जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती है। और आज के दिन, अब आपको मैं मिसाल देता हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई केंद्र को और मणिपुर की सरकार को, जो मणिपुर में हो रहा है उसके चलते, तो वो एक वर्चुअल रेप्रिमांड था। उसके चलते वहां के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए था, या केंद्र में माननीय गृह मंत्री को कुछ ऐसा सोचना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया। प्रधानमंत्री 8 मिनट बोले। उनकी जो रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट वाली वो ओपनिंग ऑफ द सेशन स्टेटमेंट होती है, वो बाहर देते हैं पार्लियामेंट के दरवाजे के सामने। उसमें वो 8 मिनट बोले कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, और इतने बिल्स हैं और ये हम ला रहे हैं और हमने ये किया। और आखिर में कोई 30-40 सेकंड, 50 सेकंड उन्होंने मणिपुर पे बोला कि मेरा हृदय व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ। टू लिटिल टू लेट, बहुत देर की मेहरबान आते आते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खबर निकली कि बृजभूषण शरण सिंह को बेल हो गई है। उसके बाद खबर निकली कि बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई है फिर से। उसके साथ साथ पता चला कि तीस्ता सेटलवाल को बेल हो गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और फिर खबर निकली तथाकथित सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने ट्विटर को बोला है कि आपने ऐसे वीडियो, ऐसे आप ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस को चला रहे हैं, जिस वीडियो के चलते सरकार जागी, देश जागा मणिपुर में जो हो रहा है उसके प्रति। उसके बाद जब सेशन शुरू हुआ तो राज्यसभा में रस्साकशी हमने होती हुई देखी।
और वहां पर हमने देखा कि सत्तारूढ़ दल कहता है कि हम मणिपुर पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए तैयार हैं। एक ऐसा स्टेट में जहां पर 80 दिन से कत्लो गारत चल रही है, उस पे आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करना चाहते हैं। और उससे पहले माननीय चेयरपर्सन राज्यसभा बहुत भारी तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं कि जो वाइस चेयरपर्सन का पैनल बनाया है उसमें 50% महिलाएं हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड स्वीट नथिंग्स एंड लिप सिंपैथी। राजनीति में बहुत बार ऐसे जेस्चर से ऊपर उठकर एक बड़ी पोजीशन लेने की जरूरत होती है, अपनी गलती मानने की जरूरत होती है, जनता के सामने नतमस्तक होने की जरूरत होती है। वैसा कुछ नहीं किया। ये देश उस नेता से प्यार करता है जो उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है। लेकिन पहले माफियां भी जब मांगी गई और उसके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। ये कहा गया था ना कि 50 दिन में अगर सब डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ठीक ना हो जाए तो मैं कुछ कर दूंगा। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। देखिए, बात यह है कि राजनीति में एग्जेजरेशन चलता है, राजनीति में एनहांस्ड क्लेम्स चलते हैं, आंकड़े चलाते हैं लोग, सरकारें चलाती हैं, उनकी आदत है, कोई भी सरकार हो। लेकिन राजनीति में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि नेता कभी कभी जनता के सेंसिटिविटी के चलते घुटने टेकता हुआ भी नजर आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब राजीव गांधी एंटी डेफेमेशन लॉ लाया था, बहुत विरोध हुआ था उसका, और उसके चलते उन्होंने वो एंटी डेफेमेशन लॉ विड्रॉ कर लिया था। तो हम उस जमाने में बड़े सक्रिय थे उस कानून के खिलाफ, और पूरे विरोध में जैसे कि तमाम जर्नलिस्टिक समाज जुड़ा हुआ था, हम भी जुड़े हुए थे। और उस दौरान मैं तुम्हें एक व्यक्तिगत इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं लौट के आया जब अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और उन दिनों मैं मलयालम मनोरमा के वीक अखबार में काम करता था। तो मातकुटी चैन, एडिटर इन चीफ एट दैट टाइम, फादर फिगर, तो वो कह रहे थे, विनोद अरे मुझे ऑल इंडिया रेडियो वाले आके इंटरव्यू करना चाहते हैं, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा सर आप बोलिए कि द प्राइम मिनिस्टर हैज शोन सेंसिटिविटी टू पॉपुलर आउटरीच, टू पॉपुलर सेंटिमेंट, एंड हैज विथड्रॉन दिस लॉ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। भैया, लोकतंत्र आपको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्यों बोला जा रहा है? आपको इलिबरल डेमोक्रेसी क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि दो इलेक्शन के मध्य आप लोग डेमोक्रेटिक व्यवहार नहीं कर रहे। यू आर नॉट डिशिंग आउट इंटरैक्टिव डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होती है, ठीक है, और उसमें इलेक्शन के दौरान रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोगों को। लेकिन डेमोक्रेसी जब अकाउंटेबल कब होती है? इलेक्शंस के मध्य में होती है ना, बीच में। वो अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको यू हैव टू प्रोवाइड एन इंटरैक्टिव डेमोक्रेसी, जो कि नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसी का जो आप लोकतंत्र अपने आप को कहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवहार क्यों नहीं करते? अब आप देखिए कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में पूरी भरपूर चर्चा हो रही है मणिपुर पे, और ऋषि सुनक सन्नाटे में है वहां पर। क्या हाल कर दिया आपने अपने दोस्त का वहां पर, अपनी कारकर्दगी के चलते। और फिर जब हमारे फॉरेन ऑफिस के पास हम लोग माइक लेके जाएंगे तो कहेंगे इट्स एन इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट्स आर अ ग्लोबल अफेयर, दे आर नॉट एन इंटरनल अफेयर ऑफ एनी कंट्री। अगर होता तो यूक्रेन पे हमारा पोजीशन एक्सप्लेन कीजिए। जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ यातनाएं दी जाती है उनको, उस पर जब हम बोलते हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, कोई ईमानदारी से बात ही नहीं कर रहा राजेश इस देश में, क्योंकि मैं या चर्चा को कर भी रहा है तो करने नहीं दी जाता। मैं चर्चा को वापिस छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा। हमने 1996 में देखा था, जब विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई नेता नहीं था। हमने देखा
पहले 13 दिन की वाजपेयी की सरकार बनी, उसके बाद देवेगौड़ा आए, फिर इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर दोबारा से चुनाव हुए और वाजपेयी जी फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री। तो अगर मान लीजिए इन विपक्षी दलों को, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनाव जो है ऑलमोस्ट 1 साल दूर है, मान लीजिए इनको सत्ता मिल भी जाती, तो क्या हम फिर से ऐसी अस्थिर राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? देखिए ऐसा है, ये जो you see stability in politics is not about stability of numbers in parliament, my dear friend. We want stability in a society. आप बताइए मुझे, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ नंबर्स इन पार्लियामेंट है, उसके चलते हमारे जो समाज की जो स्टेबिलिटी भंग हुई है, वहां पर जो अच्छा व्यवहार और जहां पर समरसता भंग हुई है, उसका जवाब कौन देगा? यू सी द पॉइंट इज द राइट क्वेश्चन नहीं उठा रहे ना, सही सवाल ना उठ रहे हैं, ना सही जवाब ढूंढने की कोशिश है। इसलिए कि इस देश में पूरा मीडिया जो है वो ओबीडियंट मीडिया है, ज्यादातर मीडिया ओबीडियंट मीडिया, एक्सेप्शंस टू द रूल हैं, लेकिन ज्यादातर मीडिया को ओबीडियंट मीडिया बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है, जैसे कि चॉम्स्की बोलता था, टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चर्ड पब्लिक ओपिनियन। Obedient media, manufactured public opinion, predetermined questions and pre-decided answers. This is your control democracy. और दूसरा, और तुम कह रहे हो कि कौन बनेगा नेता, उसका जवाब सुन लो। नेता वही बनता है जिस पार्टी के पास इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा आंकड़े होते हैं, वही बनता है कोalition में। देखा था ना आपने, सोनिया गांधी को बना, सोनिया गांधी एनडीए की, तो यूपीए की चेयरपर्सन इलेक्ट हो गई, और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की चेयरपर्सन इलेक्ट हो गई, और उसके बाद उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, और उन्होंने मनोनीत किया मनमोहन सिंह जी को। ये, और मनमोहन सिंह जी मास पॉपुलैरिटी थ्रेट में किसी को थ्रेट नहीं थे, वो देश चला सकते थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने था, वर्ल्ड बैंक में रहे थे, जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। उसी तरह से जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो क्या आप ये नहीं देखते कि इतिहास दोहराया जा सकता है? बार बार आपने माजी में भी नाम सुना था रघुराम राजन का, क्या वो नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि इन सब लोगों में से किसी को प्रधानमंत्री बनाना है? कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं बना सकते जो कि देश चला ले, पर किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दखल उसका व्यक्तित्व ना देता हो, कि उसके चलते सभी आश्वासित रहे कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये हमारे साथ, ये टेक्नोक्रेट है, ये देश सही चलाएगा, और पॉलिसीज हम डिसाइड करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन ये करेगा, हमारे इनपुट पे उसका इम्प्लीमेंटेशन ये करेगा। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, इमेंस पॉसिबिलिटीज, लेकिन वो डिस्कस करने के लिए भी हम दूर हैं राजेश, अभी 2024 दूर है, हमें पता नहीं किसके पास कितने आंकड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी के साथ हम चर्चा का समापन करते हैं। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।